नमस्कार प्यारे मित्रों, हमारे इस संजीवनी सीरीज के अंदर आप सभी ने क्या कभी ये सुना है, देखा है कि एक पात्र के अंदर जल से भरा हुआ अगर कोई पात्र है, उसका पैंदा हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बॉटम ऑफ द वाटर टैंक लुक्स टू राइजेस अप। इसका क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि किसी पात्र में भरा हुआ जल से भरे हुए पात्र में नींबू ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात भी हमें सूर्य चमकता हुआ नजर आता है। तो प्यारे साथियों, बताना चाहूंगा इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही घटना जिम्मेदार है, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, अपवर्तन। जी हां, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपवर्तन क्या है और यह किस तरह से होता है। तो देखिए, अपवर्तन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्शन जो है वो किसी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल पथ से विचलित होने की घटना है। यानी मैं कहूंगा व्हेन द लाइट रे एंटर फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम देन इट इज डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, उसे हम अपवर्तन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अपवर्तन, मैं कहूंगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन का अगर मैं मीनिंग आपको सिखाऊं तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मैं यहां पर कहूं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई मीडियम सेपरेटर है, ये कोई मीडियम सेपरेटर है और यहां मैंने कहा कि ये वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। डेंसर का मीनिंग समझते हैं आप? डेंसर का मीनिंग होगा जल या कांच, यानी मैं कह सकता हूं वाटर या ग्लास, कोई भी हो सकता है। और ऊपर वाला जो मीडियम है वो विरल है। विरल का मतलब है वायु है, विरल का मीनिंग है मैं कहूंगा वायु है। इधर मैंने कहा ऊपर विरल डेंसर मीडियम है, डेंसर का मीनिंग है सघन माध्यम, जल और कांच है। और एक प्रकाश किरण जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। तो आप जानते हैं जब बात एंगल बनाने की होगी तो उसके लिए नॉर्मल डिजाइन करो, अभिलंब बनाओ। तो ऐसी कंडीशन में ये तो है हमारा रेरर मीडियम, ये है हमारा रेरर मीडियम, ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये है हमारा रेरर मीडियम। अगर कोई प्रकाश किरण, मैंने कहा रेरर मीडियम यानी विरल से किधर आ रही है, सघन आ रही है, तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी ये आई है और ये हमारा आर है। इस आई को मैं कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहूंगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। इस आर को कहूंगा मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन कौन जानता है मेरे बच्चे? बताइए कौन कौन जानता है डियर? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। और अगर कोई प्रकाश किरण, मैंने कहा कहां से आ रही है, सघन माध्यम से आ रही है और इधर से आ रही है, सघन से विरल आ रही है, तो वो अपने मूल पथ से डेविएट होगी और होगी तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। यानी यहां पर आपने देखा आई ग्रेटर देन आर है, यहां आपने देखा आर ग्रेटर देन आई है। यहां आई जो है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है वही यहां एंगल ऑफ क्या है? रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन कोण है। तो किसी भी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आकर मूल पथ से भटक जाना, विचलित हो जाने की घटना क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो जब भी विरल से सघन आती है, अभिलंब की तरफ झुकेगी, बेंड होगी टूवर्ड्स टू द, मैं कहूंगा नॉर्मल। और जब भी वो यहां आएगी सघन से विरल, तो अभिलंब से दूर हटेगी, इट्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मैं कहूंगा इससे दूर हट जाएगी। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई है। फिर आपने अपवर्तन के नियमों को पढ़ा है क्या? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम आपने कभी सीखे हैं? बताइए क्या क्या लॉज है इसके। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहना चाहेगा? ये कहना चाह रहा है, पहला रूल तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम सुना होगा आपने, स्नेल्स लॉ। क्या है बताइए? अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम क्या होने जा रहा है? अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम।
ये कहना ये चाह रहा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वन होमोजीनियस मीडियम टू अनदर होमोजीनियस मीडियम में आ रही है, तो उसके लिए मैं कहूंगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण की ज्या और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का रेशियो एक नियतांक के तुल्य होता है जिसे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। नाम है उसका μ2 बाई μ1। μ2 बाई μ1 का मतलब है मैं कहूंगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। यानी ये प्रथम रूल हमें ये कहना चाह रहा है कि 1 μ2, यहाँ म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी मैं कहूंगा अपवर्तनांक होता है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होता है। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक होता है μ2 बाय μ1। ओके, नियम नंबर 2 आपने सुना है, मैं कहूंगा सेकंड लॉ अगर आपने सुना है तो सेकंड लॉ कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट है। ये रूल इतना सा कहना चाह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों किरण क्या हैं? एक ही तल में हैं। तीनों किरण एक ही तल में हैं। तीन किरण कौन कौन सी हैं बताइए? एक ही तल में हैं। थ्री रेज आर लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली एक ही इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है। इसे हम कहेंगे अपवर्तन का रूल नंबर 2। ओके, फिर मुझे ये बताइए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये प्रकाश किरण आई तो इसकी इंटेंसिटी है मान लीजिए 10 जूल, तो 10 जूल के अंदर आएगी तो ये कुछ 1 जूल तो ये सरफेस खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑलमोस्ट पोर्शन सेकंड मीडियम में जाएगा, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्टिव भी होगा, तो इसके अंदर परिवर्तनशील जो राशि है, जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी रिफ्रैक्शन के अंदर, वेरिएबल जो परिवर्तनशील है वो कौन कौन सी हैं? तीव्रता है, इंटेंसिटी है, याद रहेगा। तीव्रता के अंदर बदलाव होगा और कौन सा वैल्यू बदलेगा? वेग बदलेगा, वेलोसिटी बदल रहा है, और कौन सा बदलेगा? वेवलेंथ बदलेगा, मैं कहूंगा तरंग दैर्ध्य बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, समझ आया? तरंग दैर्ध्य बदलेगा। तो यानी मैं कहूंगा तीव्रता, वेलोसिटी और वेवलेंथ ये तीनों के तीनों क्या हैं? चेंज होंगे। भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक वाटर से एयर में जा रही है तो वाटर से एयर में जा रही तो ज्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर मान लीजिए एयर से वाटर में आ रही तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर ये पोजीशन है तो ये क्वांटिटी तो क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। और अगर मैं कहूं नॉन वेरिएबल अगर कोई क्वांटिटी है, अपरिवर्तनशील अगर कोई राशियां हैं, तो अपवर्तन में एक ही राशि अपरिवर्तित रहती है, वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। गॉट इट? वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्लियर है? तो आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर हो गई है? ओके, तो यहां तक मैं कहूंगा आपको समझ आया। और अगर आपने इसके उपयोग के बारे में कभी सुना है, एप्लीकेशन के बारे में अगर आपने सुना है, तो एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखिए, पहला है तारों का टिमटिमाना। क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, नाम सुना है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नाम सुना है कि नहीं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो प्रकाश तारों का जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, जिससे वो बार बार बेंड होता है, और बेंड होकर जब ऑब्जर्वर की आंखों पर आएगा तो वो हमें ऐसा लगेगा कि कई रास्तों से मुड़कर आ रहा है, इसलिए हमें लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं। फिर मैं कहूंगा पात्र के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पात्र के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, याद रखना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये जो लॉजिक है ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही है मेरे साथियों।
मैं कहूंगा द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक लुक्स राइजेज। अब इसके पीछे कारण यह है कि जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आती है तो वो नॉर्मल से बेंड होगी तो ये वाला जो बॉटम है वो ऊपर उठ जाएगा। यही रीजन है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, नींबू ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और पेंसिल भी बेंड हुई हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश किरण पानी से वायु में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही, तो अभिलंब से दूर हटेगी तो ये ऐसे होगी तो बॉटम ऊपर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर मैं यहां पर कहूं, थर्ड पॉइंट है हमारा, मैं यहां पर कहूंगा जो पार्श्विक विस्थापन है। पार्श्विक विस्थापन से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सूर्य उदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात भी क्या हो रहा है, सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का चमकना, यानी मैं कहूंगा बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट द सन लुकिंग साइड। तो इसके पीछे भी लॉजिक यही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं आपको अपवर्तन का ये जो ब्रीफ थ्योरी है अच्छे से क्लियर हुआ है। जुड़े रहिए हमारी संजीवनी सीरीज से, ऐसे ही मैं रोचक वीडियो और लेकर आता रहूंगा। विदा लेता हूं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।